Hello dear students, good morning to all of you. Welcome back to our channel. हम आज अपने चैप्टर 3 जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 3B कवर करने वाले हैं. इसके बाद इसका थोड़ा सा और पार्ट रह जाएगा इस चैप्टर का एंड देन विल फिनिश विद दिस. तो ये चैप्टर हम ऑलमोस्ट मोर देन 50% कवर कर चुके हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. जो प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को अगर आप ऐप में हैं तो आप चैट सेक्शन के थ्रू बता दीजिए हमें. अब जब हम डाउट क्लास लेंगे तब उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. और अगर आप ऐप में नहीं हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड इट. ये इंटायरली फ्री है. द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और ऐप के आपके कोई भी चार्जेस नहीं है. आप ये मत सोचिए कि कुछ हिडन चार्जेस होंगे या बाद में कुछ होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ इंटायरली फ्री. तो आप उसमें भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं लाइव क्लास में. आई हैव टोल्ड यू दैट आफ्टर फिनिशिंग ईच चैप्टर आई विल बी टेकिंग अ लाइव सेशन ताकि आप लोगों के डाउट्स इकट्ठे हो जाएं. देन यू कैन टेक इट अप. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 1. एक्सप्लेन द टर्म्स सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो ये बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. तो वो आपको डिफाइन करने को बोला है. एक्सप्लेन करने का मतलब कि आपको डेफिनेशन देनी है इनकी. तो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर है, एक ही फेज़ होता है पूरे सॉल्यूशन में. जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन है जिसको हम फ्यूज्ड फॉर्म में कहते हैं तो वो एक ही फेज़ होगा. फेज़ मतलब कि जैसे सॉलिड है तो सॉलिड ही होगा, लिक्विड है तो लिक्विड होगा, गैस है तो गैस ही होगी. जो सॉल्वेंट है यूजुअली उसी का फेज़ जो है वो सॉल्यूशन का फेज़ होता है, जो सॉल्वेंट का फेज़ है. ठीक है. तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, दे आर इन अ सिंगल फेज. ये आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन होता है इट इज़ देयर इन अ सिंगल फेज. ऑलराइट. और जो फेज होता है वो वही होता है जो कि सॉल्वेंट का फेज होता है. तो इट इज़ द सेम. देन नेक्स्ट इज सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या है? वो सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है और सॉल्यूशन को फॉर्म करता है. दैट इज अ सॉल्यूट. एंड व्हाट इज अ सॉल्वेंट? अ सॉल्वेंट इज द मीडियम इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व्स. और जो सॉल्वेंट का फेज है वही सॉल्यूशन का भी फेज होता है. तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ओके. देन explain why a hot saturated solution of potassium nitrate forms crystals as it cools. अब पोटेशियम नाइट्रेट का हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसको जब हम ठंडा करेंगे तो वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं. ठंडा होने पे उसके जो सोल्यूशन है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स डिक्रीज विद अ फॉल इन टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो नाइट्रेट्स की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज होती है सॉल्यूशन में, पानी में. तो जब हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी कम हो गई पोटेशियम नाइट्रेट की, तो इट विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन. तो वो रिवर्स हो जाती है प्रोसेस. तो इसका मतलब हमें ऐसा दिखता है कि वो सॉल्ट जब बाहर आ रहा है सॉल्यूशन में से तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर आता है. तो हमें ऐसा दिखता है कि क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए. उसका रीज़न क्या है कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है जब टेम्परेचर कम हो जाता है. नेक्स्ट इज गिव 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट. तो सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो एक तो टेम्परेचर है ना. टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. नेचर ऑफ द सॉलिड, सॉलिड की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा सॉल्युबल है. और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. तीनों चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है कि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व करेगा. देन if you are given some copper sulfate crystals, how would you proceed to prepare its saturated solution at room temperature? copper sulfate crystals दिए हैं आपको, उसका saturated solution बनाना है. ये पूरी प्रोसेस आपकी बुक में दे रखी है एज सच, वही आपको लिखनी है. आपको यहाँ पे ना सबके नाम ध्यान होने चाहिए, हो गए होंगे अब तक. जैसे कॉपर सल्फेट है तो आपको फटाफट दिमाग में आना चाहिए कॉपर सल्फेट. और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, क्रिस्टलाइन है, तो क्या होगा .5H2O. कलर क्या होगा उसको? नाइस ब्लू. यही वाला जो ब्लू है ना, ये जो ब्लू कलर है इसको थोड़ा सा और ब्राइट कर दें तो दैट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट. तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर कि 100 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर लिया, इसमें 1 ग्राम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दिया, उसको ग्लास रॉड की हेल्प से स्टर करते गए और
थोड़ा थोड़ा 1-1 ग्राम करके कॉपर सल्फेट उसमें इंक्रीज करते गए। 1 ग्राम डाला, फिर मिला लिया उसको स्टर करके, फिर 2 ग्राम, फिर 1 और ग्राम, फिर ऐसे करके डालते रहो आप विथ कांस्टेंट एंड विगरस स्टरिंग। कीप ऑन स्टरिंग द सॉल्यूशन। ग्लास रॉड से आप उसको स्टर करते रहिए और एक स्टेज वो आ जाएगी जबकि कॉपर सल्फेट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। नो मोर कॉपर सल्फेट विल डिजोल्व। सो जिस वो जो स्टेज है दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन of copper sulfate at that particular temperature। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने 100 ग्राम वाटर लिया है, क्योंकि हम सॉल्वेंट हमेशा 100 ग्राम ही लेते हैं किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं तो, है ना। हाउ कैन यू शो दैट योर सोल्यूशन इज रियली सैचुरेटेड। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन आपका सैचुरेट हो चुका है, कि इसमें नो मोर कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्विंग। दिस शोज दैट आवर सोल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड। ओके, next is define Henry's law and crystallization and state the different methods of crystallization। Henry's law आपको याद होना चाहिए। Henry's law क्या कहता है कि at any given temperature the mass of a gas dissolved in a fixed volume of a liquid or solution is directly proportional to the pressure on the surface of the liquid। मतलब कोई लिक्विड है, उसमें हम कितनी गैस डिजोल्व कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि उस लिक्विड के सरफेस पे आप कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस डिजोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस सेपरेट आउट ऑन कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। या आप अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि इट इज़ ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स कैसे? बाय कूलिंग आउट द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। जिस सॉल्ट के हमें क्रिस्टल बनाने हैं उसके हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम कूल करेंगे, देन वी विल गेट द क्रिस्टल्स। चिल्ड्रन अगेन मुझे अभी ध्यान आया, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम आप बहुत फास्ट बोलते हो, थोड़ा धीरे धीरे बोला करो। तो मैं ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली शुरू से मेरी आदत बहुत फास्ट बोलने की है, तो मेरे को ध्यान नहीं रहता है, तो मैं आई एम जस्ट ट्राइंग। ओके, आई होप आई एम स्लो इनफ। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी में क्रिस्टल्स आप कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो? बाय कूलिंग। ये आपकी बुक का क्वेश्चन, सॉरी बुक में ऐसा सच पूरा आंसर दे रखा है। बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन जेंटली, धीरे धीरे एक हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप कूल करेंगे तो आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। या एक फ्यूज्ड मास को कूल करेंगे, या डायरेक्टली बाय सब्लिमेशन और बाय स्लोली इवेपोरेटिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। What would you observe when crystals of copper sulfate and iron sulfate are separately heated in two test tubes? अब दो क्रिस्टल्स लिए हैं इन्होंने, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट है और क्रिस्टल्स हैं, तो इसका मतलब दोनों में क्या अटैच्ड है? WOC अटैच्ड है। कॉपर सल्फेट आपको याद होने चाहिए बेटा इनके फॉर्मूले अब, ठीक है। कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं और हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं। ओके, व्हेन कॉपर सल्फेट को पहले देखते हैं कि जब कॉपर सल्फेट को हमने हीट किया तो क्या होगा। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये देखो ये डायग्राम दे रखा है, आपकी बुक का है, ये भी आप देख लीजिए। ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, इनको हीट कर रहे हैं। जब हम इनको थोड़ा हीट करेंगे तो क्या होगा कि दे विल लूज देयर WOC। ये आपको ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिख रही हैं, है ना। तो दे आर दीज क्रिस्टल्स हैव लॉस्ट द WOC एंड दे अपीयर एज ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और उसके बाद द क्रिस्टल्स जो हैं, क्योंकि उनकी WOC लूज हो गया, तो दे विल अपीयर एज पाउडरी सब्सटेंस। जो क्रिस्टलाइजेशन था, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, वो वाटर की वजह से था, तो वाटर इवेपोरेट हो गया, तो नाउ द कॉपर सल्फेट हैज कन्वर्टेड टू अ पाउडरी सब्सटेंस। और दे हैव लॉस्ट द ब्लू कलर, कि वो ब्लू कलर भी WOC की वजह से था। Now steaming vapors are produced inside the tube which condense near the mouth of the test tube to form the colorless liquid, that is the water. On further heating, steam escapes from the mouth of the test tube and water gets collected in a beaker placed near the mouth of the test tube. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक आपने beaker रख दिया, तो उसमें ये जो water की droplets हैं ये collect हो जाएंगी। बहुत थोड़ा सा ही बनेगा water, ज़रा सा ही salt हमने heat किया था, तो कुछ drops of water इकट्ठी हो जाएंगी बाहर निकल के, क्योंकि वेपर इवेपोरेट हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे जब कलेक्ट होगा तो इट विल फॉर्म वाटर। ऑन फर्दर हीटिंग
जो रेजिड्यू है इट चेंजेस टू वाइट पाउडर एंड द स्टीम स्टॉप्स कमिंग आउट। हमने जब इसको कॉपर सल्फेट को और ज़्यादा हीट किया तो अल्टीमेटली सारा WOC रिमूव हो जाएगा और हमारे पास एक वाइट पाउडरी मास बच जाएगा जो रेजिड्यू है, और वाटर की ड्रॉपलेट्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत कम होंगे, है ना। इतने से सॉल्ट में बहुत कम WOC निकलेगा। ये इक्वेशन दे रखी है CuSO4.5H2O इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। आपको यह ध्यान होगा ये ट्राइंगल हीट को रिप्रेजेंट करता है। इट फॉर्म्स CuSO4 डॉट नहीं प्लस 5H2 of molecule water are 5 molecules of water are evaporated as steam or water vapor. Next is action of heat on iron sulfate। अब iron sulfate क्या है? FeSO4.7H2O। इसमें भी वही होगा कि FeSO4 will lose its 7 molecules of water which are attached with it। तो होगा क्या कि crystals crumble to a white powder and large amount of steam and gas are given out। जब हम बहुत स्ट्रांगली उसको हीट करते हैं, पहले तो WOC रिमूव हो गया, अब हमने FeSO4 को फिर हम कंटिन्यू करेंगे अगर उसको हीट करना, तो क्या होगा कि और गैसेस निकलेंगी जो कि SO2 और SO3 होंगी, और हमारे पास रेजिड्यू बच जाएगा ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का हमारे पास रेजिड्यू बन जाएगा और ये जो गैसेस हैं ये हमारी निकल जाएंगी। ऑलराइट, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द नेम्स एंड फॉर्मूले ऑफ 2 सब्सटेंसेज इन ईच केस। हाइड्रेटेड सब्सटेंसेज के नाम बताइए। तो ये आप अपनी बुक में से देख के डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको याद हो गए अगर अभी तो आप लिख लेंगे वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, और भी ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, एनहाइड्रस टेबल सॉल्ट नाइटर, लिक्विड ड्राइंग एजेंट हमारा H2SO4 होता है, एक बेसिक ड्राइंग एजेंट क्विकलाइम होता है। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं, इनको बिल्कुल रट लीजिए आप। What is the effect of temperature on solubility of potassium nitrate and calcium sulfate in water? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो आपको जो ग्राफ दे रखा है ना उसके बेसिस पे ही है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि KNO3 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, काफ़ी इंक्रीज करती है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डिक्रीज होता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, इसमें दे रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl एट 40 डिग्री C इज 36.5 ग्राम्स। व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट? आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसका मतलब पूछा है, तो इसका मतलब क्या है कि NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl की सॉल्युबिलिटी बता रहे हैं 36.5 ग्राम है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब अगर हम 36.5 ग्राम NaCl लेंगे, या हम रिवर्स करके चलते हैं कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे, सॉल्युबिलिटी ना हमेशा 100 ग्राम ऑफ वाटर में होती है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो अगर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे और उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो उसमें 36.5 ग्राम्स ऑफ NaCl डिज़ोल्व होगा, उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। मतलब कि 36.5 डिज़ोल्व होगा, 36.6 ग्राम भी डिज़ोल्व नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कि अगर हमने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया, 100 ग्राम वाटर लिया है, तो उसमें 36.5 ग्राम NaCl डिजोल्व होगा। अगर हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली 40 डिग्री पे मेंटेन करें, दैट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज 36.5 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट इज विच टेस्ट विल यू कैरी out to find out if a given solution is saturated or unsaturated or supersaturated। आप ये कैसे पता चलोगे कि कोई solution saturated है या unsaturated है या supersaturated है? तो अब किसी solution हमने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, ठीक है, अगर उसी टेम्परेचर पे किसी solution में और ज़्यादा solute को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं तो वो हमारा हो जाएगा unsaturated solution। ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, इसका मतलब वो सोल्यूशन में अभी कैपेसिटी है कि वो और सोल्यूट को ले लेगा, तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है। अगर किसी सोल्यूशन में हम अब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और उससे ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वो सैचुरेटेड है, अब उसमें और कुछ डिजोल्व नहीं हो सकता, वो सैचुरेट हो गया है। और सुपर सैचुरेटेड क्या होगा कि अगर हमने उस सोल्यूशन को थोड़ा सा ठंडा किया, जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसको थोड़ा ठंडा किया, उसमें से कुछ जो सॉल्यूट है वो निकल के आ जाता है, बाहर निकल आता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो ये हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कैसा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। सॉल्युबिलिटी गैस की प्रेशर की वजह से कैसे अफेक्ट होती है, तो ये क्या है, आपने पढ़ा है, हेनरीज लॉ पढ़ा है,
With an increase in pressure, the solubility of a gas in water increases. प्रेशर डालेंगे तो गैस लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व होती है, तो उसकी solubility इंक्रीज हो जाती है. And with an increase in temperature, the solubility of a gas in water decreases. अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो गैस जो है वाटर में से इवेपोरेट हो जाएगी, निकल जाएगी, तो उसकी solubility विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कम हो जाती है. लेकिन प्रेशर लगाते हैं तो गैस की solubility लिक्विड में या वाटर में बढ़ जाती है. ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, लेकिन जब हम उसमें प्रेशर डालते हैं वाटर के सरफेस पे तो काफ़ी सारी CO2 डिजॉल्व हो जाती है. जैसे कि आपने सोडा बॉटल्स में देखा है, कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उसमें देखा है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को थोड़ा सा शेक करते हैं और उसको ओपन करते हैं तो एकदम से बबल्स के साथ बहुत सारा लिक्विड बाहर आ जाता है, क्योंकि प्रेशर एकदम रिलीज हो जाता है, उसके अंदर जो गैस है उसको मौका मिलता है बाहर आने का, तो इट कम्स आउट बहुत सारे फ्रॉथ के साथ, क्योंकि CO2 उसमें डिजॉल्व होती है, इसीलिए फ्रॉथिंग लिखती है. नेक्स्ट इज स्टेट द टर्म. अब आपको ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में. नेम द फॉलोइंग, स्टेट द टर्म, ऐसे करके एग्जाम में ज़रूर आते हैं ये क्वेश्चंस. तो अ सोल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज अ लिक्विड अदर देन वाटर. एक सोल्यूशन में कोई सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड है लेकिन वाटर नहीं है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सोल्यूशन. एक्वा मीन्स वाटर, नॉन एक्वस मीन्स विदाउट वाटर. नेक्स्ट इज व्हेन अ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर एंड डिसॉल्व्स इन द अब्सॉर्ब्ड वाटर एंड टर्न्स टू सोल्यूशन. एक सब्सटेंस को हमने रखा है ऐसे हवा में मॉइस्ट एयर में रखा है, तो वो क्या करेगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा उस एयर में से, और इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा कि उसमें खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब लिक्विड बन जाएगा पूरा. तो ऐसे इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डेलिक्विसेंस. ठीक है, इसको हम डेलिक्विसेंस कहते हैं. और आपको याद होगा इसका ऑपोजिट क्या था? एफ्लोरेसेंस, जहाँ पे कि हमने कंपाउंड को रखा जो कि हमारा क्रिस्टलाइन कंपाउंड था उसको हमने ड्राई एयर में रखा, तो इट विल लूज इट्स WOC एंड बिकम अमॉर्फस पाउडर. वो था हमारा क्या था? वो फिनोमेना एफ्लोरेसेंस. उसका ऑपोजिट डेलिक्विसेंस. नेक्स्ट इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स WOC. किसी भी एक सब्सटेंस जो कि जिसके अंदर WOC होता है हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ हाइड्रेटेड सब्सटेंस. When a substance absorbs moisture from the atmosphere but does not form a solution. अब देखो वही चीज़ है, यहाँ पे ये solution बन रहा था, यहाँ पे ये कह रहे हैं moisture तो absorb कर रहा है लेकिन solution नहीं बन रहा है, तो इस phenomena को हम बोलते हैं hygroscopy. Next is when a compound loses its water of crystallization on exposure to dry air, just opposite to deliquescence. ये हो गया efflorescence. And next is the last one, the substance that can remove hydrogen and oxygen atoms in the ratio 2:1 in the form of water from the compound. अभी देखो आपने लास्ट में पढ़ा था कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ड्राइंग एजेंट क्या होते हैं. ड्राइंग एजेंट क्या थे? जो कि वाटर जो फिजिकली अटैच था उसको इवेपोरेट कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे. और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या थे? जो कि केमिकली उसमें से उस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको केमिकली रिमूव कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ वाटर. मतलब 2:1 के रेशियो में दो एटम अगर हाइड्रोजन के रिमूव करेंगे तो एक एटम ऑक्सीजन का रिमूव करेंगे एंड टोटल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी रिमूव. तो दैट वे दे वर रिमूविंग केमिकली कंबाइंड वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस एंड दे आर नोन एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स. और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है H2SO4, कॉन्क H2SO4. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई. अगेन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वाटर इज एन एक्सीलेंट लिक्विड टू यूज इन कूलिंग सिस्टम्स, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है. मतलब कि 1 ग्राम वाटर जब इवेपोरेट होता है तो वो बहुत सारी हीट लेके इवेपोरेट होता है, तो इट प्रोड्यूसेस कूलिंग. अ सोल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जब सॉल्वेंट जो सोल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है. दैट इज़ वाई इट अपीयर्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट बिकम्स अ सिंगल फेज. यहाँ पे एक और चीज़ आप लिखिए कि जो सोल्यूशन है वो सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जब हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. सपोज एक सॉल्यूट है सॉलिड फॉर्म में और सॉल्वेंट है वाटर है वो सॉल्वेंट फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है. तो वो जब कंबाइन होते हैं तो वो सॉलिड भी इस तरीके से मिंगल हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर कि वो एक सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारा सोल्यूशन बनता है. तो ऑब्वियसली इट इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. नेक्स्ट, लेक्स एंड रिवर्स डू नॉट सडनली फ्रीज इन द विंटर्स. अगेन वही चीज़ है कि बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर सॉलिडिफाइज टू
form 1 gram of ice at 0 degree centigrade is about 336 joule per gram और 80 calories per gram। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 ग्राम वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, 1 ग्राम पानी जब आइस में कन्वर्ट होता है 1 ग्राम ऑफ आइस में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो इतनी हीट रिलीज करता है 336 जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम वाटर को हमने आइस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसने इतनी सारी वो रिलीज की, हीट रिलीज की कि वो जो हीट रिलीज हुई है वो आसपास का जो वाटर है उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देगी, तो वो 0 डिग्री पे नहीं रह पाएगा। तो वो क्या होगा कि उसकी जो सॉलिडिफिकेशन है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि जब वो फ्रीज हो रहा है तो वो हीट रिलीज कर रहा है, तो आसपास के वाटर को वो क्या करता है, थोड़ा टेम्परेचर उसका राइज कर देता है। तो इसीलिए सारा पानी कभी भी किसी वाटर बॉडी का हमने पढ़ा था कि फ्रीज नहीं होता है ना। उसके और भी रीज़न थे, लेकिन ये भी एक उसमें से एक रीज़न है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। नेक्स्ट इज द सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। नहीं कर सकते उसको सेपरेट, क्योंकि एक सिंगल फेज बन जाता है और उसके जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सॉल्वेंट के अंदर बिल्कुल कंप्लीटली उसके जो बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसमें फिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और उनको हम क्योंकि वो इतने पार्टिकल्स इंटरमिंगल हो जाते हैं कि हम उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन यही रीज़न है कि दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल फेज। फिल्ट्रेशन से हम उन चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं जिनके फेजेस डिफरेंट हो, लेकिन सिंगल फेज है तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड और कॉन्क H2SO4 इज यूज्ड इन अ डेसिकेटर, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं डेलिक्विसेंट होते हैं, मतलब कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, हवा से भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन डेसिकेटर्स एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइंग एजेंट्स। नेक्स्ट इज एफरवेसेंस इज सीन ऑन ओपनिंग अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर, क्योंकि उसमें से वो प्रेशर रिलीज होता है, तो CO2 जो डिजॉल्व होती है वो प्रेशर रिलीज होते ही बाहर निकलती है, और वो क्योंकि वाटर में डिजॉल्व होती है इसीलिए वो एफरवेसेंस की फॉर्म में हमें नजर आती है। झाग, एफरवेसेंस मीन्स झाग जिसे आप कहते हो ना। ओके, टेबल सॉल्ट बिकम स्टिकी ऑन एक्सपोजर टू ह्यूमिड एयर ड्यूरिंग रेनी सीजन। टेबल सॉल्ट जो होता है हमारा NaCl, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज कौन सी होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 एंड CaCl2, ये उसमें इम्प्योरिटीज होती है। तो क्या होता है कि व्हेन इट इज एक्सपोज टू when it is exposed to the moisture, तो ये इम्प्योरिटीज़ जो है इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं और डेलिक्विसेंट होती हैं ये, इसीलिए ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो चिपचिपा हो जाता है, मतलब मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सॉल्ट्स हैं, ये टेबल सॉल्ट में मिक्सड होते हैं और दोनों के दोनों डेलिक्विसेंट हैं, ठीक है। Next is normally solubility of a crystalline solid increases with temperature. Does it increase uniformly in all cases? Name a substance whose solubility increases rapidly with temperature, increases gradually, increases slightly, और इनिशियली इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। ये आपने जो वही जो ग्राफ पढ़ा था उसी में से आएगा कि अब ये कह रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंक्रीजेज द टेम्परेचर। डज इट इंक्रीज यूनिफॉर्मली इन ऑल केसेस? नो, इसका आंसर हो गया नो, इट डज नॉट इंक्रीज यूनिफॉर्मली इन ऑल केसेस। तो रैपिडली विद टेम्परेचर पोटेशियम नाइट्रेट, ग्रेजुअली विद टेम्परेचर पोटेशियम क्लोराइड, slightly with temperature sodium chloride, and increases and decreases, that is calcium sulfate. Next is water drying or desiccating agents. Give examples. अब drying और desiccating agents वो हैं जो कि absorb करते हैं moisture दूसरे substances से, दूसरी चीज़ों से, without chemically reacting with them. तो एग्जाम्पल हो गया फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड क्विकलाइम P2O5 + CaO। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है जहाँ पे आपको सॉल्ट्स के कॉमन नेम दे रखे हैं। देखो यहाँ आपको उनकी केमिकल नेम बताने हैं, फॉर्मूला बताना है, ये बताना है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, वो फ्लोरेसेंट है, डेलिक्विसेंट है या हाइग्रोस्कोपिक है। तो इसका सोल्यूशन ये आप अपने आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये सोल्यूशन दे रखा है कि पोटेशियम सॉलिड कॉस्टिक पोटैश को हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला हो गया KOH, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्विकलाइम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो अ बेस, इट्स अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस,
ऑयल ऑफ विट्रोल मैंने आपसे पूछा था लास्ट टाइम कि आप मुझे बताइए ऑयल ऑफ विट्रोल क्या होता है. इट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स. इट इज़ एन एसिड एंड इट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस. किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं हम इसको. अगर आपसे कोई पूछे कि किंग ऑफ केमिकल्स क्या होता है, कौन सा केमिकल है, तो दैट इज़ दी H2SO4. वॉशिंग सोडा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ WOC अटैच्ड होते हैं. इट इज़ एन एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस. सॉलिड कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा. डेलिक्विसेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस है KOH की तरह. ब्लू विट्रोल क्या होता है हमारा, कॉपर सल्फेट होता है. सॉल्ट है, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है. ठीक है. In which of the following substances will there be increase in mass, decrease in mass or no change in mass when they are exposed to air? अब आपको ये 5 दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है. इंक्रीज इन मास किस में होता है, आयरन और कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड में, क्योंकि दोनों की दोनों मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. डिक्रीज इन मास किस में होगा, सोडियम कार्बोनेट में, क्योंकि ये क्या होगा, लूज कर देता है अपना WOC. किसी के मास में चेंज नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड में, क्योंकि प्योर सोडियम क्लोराइड ना तो उसमें WOC होता है ना वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है. स्टेट द मेथड्स बाय विच हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कैन बी मेड एनहाइड्रस. ओके, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को एनहाइड्रस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. एक तो हीटिंग के थ्रू, आप उनको हीट करिए तब उनका WOC रिलीज हो जाएगा. या फिर व्हेन दे आर एक्सपोज टू ड्राई एयर, अगर ड्राई हॉट एयर, जो हॉट नहीं भी हो, ड्राई एयर हो, उसमें एक्सपोज करेंगे तब भी दे लूज आउट मॉइस्चर. तो एग्जांपल है ग्लोबस सॉल्ट. इट बिकम्स पाउडरी एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट व्हेन एक्सपोज्ड टू ड्राई एयर. इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बताइए. तो Na2SO4 डॉट 10H2 ड्राई एयर की प्रेजेंस में इट गिव्स Na2SO4 plus 10H2, that is it loses 10 molecules of water. Okay, so we finish with this here and आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. मैं दोबारा आपको ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स को कराने का मेरा पर्पज़ ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन आंसर्स आते नहीं हैं, वो तो हमने ऐप में अपलोड कर रखे हैं, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे वहाँ पे PDF की फॉर्म में. बट मैं ये इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कोई इसमें डाउट हो या ये आपको पता चले कि इसको लिखना कैसे है. दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस, है ना. अब हमारे शायद 2 लेक्चर्स में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. चलो, टिल देन टेक केयर. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.